विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आज हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यायपालिका किसे कहते हैं। लास्की के अनुसार एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधित शिकायत का, जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों और राज्यों के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है, समाधान व फैसला करता है। इस प्रकार न्यायपालिका समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने की संस्थागत व्यवस्था है। न्यायपालिका के महत्व के बारे में मैरियट का कहना है कि सरकार के जितने भी मुख्य कार्य हैं उनमें निसंदेह न्याय कार्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों से होता है। चाहे कानून के निर्माण की मशीनरी कितनी भी विस्तृत और वैज्ञानिक हो, चाहे कार्यपालिका का संगठन कितना भी पूर्ण हो, परंतु फिर भी नागरिक का जीवन दुखी हो सकता है और उसकी संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है यदि न्याय करने में देरी हो जाए या न्याय में दोष रह जाए अथवा कानून की व्याख्या पक्षपातपूर्ण या भ्रामक हो। तो इस प्रकार जो है न्यायपालिका का महत्व अत्यंत जो है प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ बना हुआ है या समाज में बना हुआ है ना। राज्य के आदि काल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में न्याय विभाग का अस्तित्व सदैव ही रहा है और सामान्य जनता के दृष्टिकोण से न्यायिक कार्य का संपादन सदैव ही महत्व रखता है। राज्य में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितनी ही पूर्ण और श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु यदि न्याय करने में पक्षपात किया जाता है, अनावश्यक व्यय और विलंब होता है या न्याय विभाग में अन्य किसी प्रकार का दोष है, तो जनजीवन नितांत दुखपूर्ण हो जाएगा। गार्नर ने ठीक ही लिखा है कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन किसी भी समय ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था न हो। और अन्य जो शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र में न्याय व्यवस्था का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रजातंत्र अपने स्वभाव से ही मर्यादित शक्तियों वाला शासन होता है और शासन को इस प्रकार की मर्यादा में रखने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है, लेकिन जब निष्पक्ष, शीघ्र और सर्वजन सुलभ न्याय की व्यवस्था नहीं होती, जनता का शासन एक मिथ्या धारणा बनकर ही रह जाता है। वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में तो सामान्यतः संविधान के द्वारा ही जो है नागरिकों को मौलिक आधार प्रदान किए जाते हैं और शासन से अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन व्यवहार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है। उसके अभाव में नागरिकों के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में तो न्यायपालिका का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका अभियोगों के निर्णय के साथ साथ संविधान की व्याख्या और रक्षा का कार्य भी करती है। न्यायपालिका केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों को उनकी निश्चित सीमाओं में रखने का कार्य करती है और यदि इनमें से कोई भी एक पक्ष संविधान द्वारा निश्चित सीमाओं का उल्लंघन का प्रयत्न करे तो न्यायपालिका उनके कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। अमेरिका में तो अपनी इस शक्ति के आधार पर न्यायपालिका ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है और अमेरिकी न्यायाधीश हूज ने
यहाँ तक कहा है कि अमेरिकी संविधान वैसा ही है जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। यद्यपि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को अमेरिकी व्यवस्था जितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि सभी शासन व्यवस्थाओं में, विशेषकर संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में, न्यायपालिका की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। न्यायपालिका ही नागरिकों की रक्षा, नागरिक अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रता की वृद्धि, अपराधों पर नियंत्रण व समाज से सुरक्षा की भावना बनाए रखती है। न्यायपालिका के जो प्रमुख कार्य हैं उनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है, इसमें सबसे पहले होता है अभियोगों का निर्णय। व्यक्तियों के विचार भेद और स्वार्थों की भिन्नता के कारण फौजदारी और माल संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। न्याय विभाग का सर्वप्रथम कार्य विद्यमान कानूनों के आधार पर इन विवादों का निर्णय करना होता है। प्राचीन काल से ही सभी देशों में न्याय विभाग के द्वारा इस प्रकार के कार्यों को किया जाता है। दूसरा है कानूनों की व्याख्या। कानूनों की भाषा सदैव ही स्पष्ट नहीं होती और अनेक बार कानूनों की भाषा के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रत्येक स्थिति में कानूनों की अधिकारपूर्ण व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। न्यायालयों के द्वारा की गई इस प्रकार की व्याख्याओं की स्थिति कानूनों के समान ही होती हैं। इस प्रकार न्यायपालिका कानून विषयक संदेहपूर्ण परिस्थितियों की निश्चित व्याख्या देकर उनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके कानून का क्षेत्र व्यापक बना सकती है। अगला है औचित्य यानी इक्विटी के आधार पर कानूनों का निर्माण। कानूनों का स्वरूप चाहे कितना ही विस्तृत क्यों न हो, न्यायालय में अनेक विवाद ऐसे उपस्थित हो जाते हैं जिनका निर्णय करना वर्तमान कानून द्वारा जो है नहीं किया जा सकता। न्यायालयों द्वारा इस प्रकार के विवादों का निपटारा विवेक, औचित्य व स्वाभाविक तथ्य के सिद्धांत का आश्रय लेकर किया जाता है। भारत के प्राचीन विधि शास्त्रियों ने इसी को धर्म व सत्य के नाम से पुकारा है। न्यायाधीश औचित्य, धर्म व सत्य के आधार पर जो निर्णय करते हैं वह एक परंपरा को उत्पन्न कर देता है और यदि अन्य न्यायाधीश भी समान परिस्थितियों में इसी प्रकार का निर्णय करे तो परंपरा के आधार पर नवीन कानून का निर्माण हो जाता है, जिसे केस लॉ या न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून कहते हैं। व्यक्ति के अधिकारों में स्वतंत्रता की रक्षा। व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा दो प्रकार से हो सकती है, अन्य व्यक्तियों के द्वारा या राज्य के द्वारा। न्याय विभाग के द्वारा इन दोनों ही बाधाओं को दूर करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा का काम करता है। यदि शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयत्न करता है तो पीड़ित पक्ष न्यायालय की शरण लेकर शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से रोक सकता है और उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों के लिए दंड दिलवा सकता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति यह है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध को संविधान द्वारा ही मर्यादित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या किन्हीं पदाधिकारियों द्वारा संवैधानिक या कानूनी मर्यादा भंग करने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर उनको ऐसा कार्य करने से रोक सकता है। इस प्रकार न्याय विभाग व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा का काम करता है। घोषणात्मक निर्णय डिक्लेरेशनरी जजमेंट प्रदान करना। कभी कभी जाने या अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती है जो अस्पष्ट या
पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। न्यायालयों को ऐसे कानूनों के संबंध में घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार प्राप्त होता है। अनेक राज्यों में इस प्रकार की भी व्यवस्था है कि बिना किसी प्रकार के विशेष मुकदमों के ही व्यक्ति कानूनों का स्पष्टीकरण या उसके औचित्य एवं अनुचित्य के संबंध में निर्णय मांग सकते हैं। न्यायालयों द्वारा दिए गए इस प्रकार के निर्णय भी घोषणात्मक निर्णय के अंतर्गत ही आते हैं। संविधान के रक्षण का कार्य। न्याय विभाग संविधान की पवित्रता या उसमें प्रतिपादित व्यवस्था की रक्षा का भी कार्य करता है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों के संविधान कठोर हैं। उनमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर किया जाता है और संविधान द्वारा व्यवस्थापिका व कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य करती है तो न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों या कार्यों को अवैधानिक घोषित करते हुए संविधान की रक्षा का काम करती है। परामर्श संबंधी कार्य। अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि न्यायपालिका निर्णय देने के साथ साथ कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य भी करती है। यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार का परामर्श मांगा जाए, जैसे इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति से सरकार प्राय वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर परामर्श लेती है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय का एक कार्य यह है कि वह गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। ऑस्ट्रिया, पनामा, बुल्गारिया, स्वीडन, भारत आदि देशों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। इसी प्रकार न्यायपालिका के द्वारा अन्य विविध कार्य भी संपादित किए जाते हैं। जैसे पूर्व सोवियत संघ जैसे समाजवादी राज्यों के न्यायाधिकारी वर्ग द्वारा क्रांति के रक्षक का महान कार्य किया जाता है। न्यायालयों के प्रतिबंधात्मक आदेश इंजंक्शंस देने का अधिकार होता है। वे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कह सकते हैं कि जब तक उनके द्वारा अभियोग की पूरी जांच न हो जाए या निर्णय न हो तब तक वह इस संबंध में कोई कार्य न करे। इस आदेश के उल्लंघन को न्यायालय का अपमान समझा जाता है। कुछ विभागीय अथवा प्रशासनिक कार्य भी न्यायालय करते हैं, जैसे अपने निपीकों की नियुक्ति और निचली अदालतों का निरीक्षण। न्यायालयों के कई और भी कार्य हैं, जैसे अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, नागरिक विवाह की स्वीकृति देना, अल्पसंख्यकों के संरक्षक या संपत्ति के प्रबंधकर्ता नियुक्त करना आदि। वे किसी की वसीयतनामे को प्रमाणित करने का आज्ञा पत्र भी जारी करते हैं। वर्तमान समय में न्यायालयों के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन संबंधी मामलों का निर्णय किया जाता है। इस प्रकार के विवादों का निपटारा सामान्यतः उच्चतर स्तर के न्यायालयों के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान समय में न्याय विभाग अनेक महान कार्यों का संपादन करता है। भारत और अमेरिका जैसे राज्यों में जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, न्यायपालिका के कार्यों और शक्तियां बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार हमने आज न्यायपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया। धन्यवाद।